सोलेंट वन लेवल टांग सेट का भाई लोग ये जो एपिसोड है ये काफी बढ़िया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यह जो होता है ये काफी खतरनाक अटैक करके अपने अपोनेंट को हरा देता है और इस वजह से सैतो और वाकई में काफी खुश भी होते हैं, जबकि सन मून एम्पायर वाले काफी उदास हो गए होते हैं। जबकि एक बंदा सोचता है कि इसने लगातार 32 बार जीत दर्ज की है और तभी सभी लोग एक बंदे को देख के यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये जो स्वॉर्ड मैन होता है ये वाकई में काफी खतरी लग रहा होता है और इसे देख के जिंग होंग चैन भी काफी खुश होता है और इसे देख के सन मून एम्पायर के लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो आखिरकार सन मून एम्पायर अब जीतेगा तो सही। और तभी ये जो स्वॉर्ड मैन जुई चैन होते हैं वाकई में एरिना में काफी खतरी एंट्री मारता है। जिंग होंग चैन सोचता है कि ये एकलौता बंदा है जो कि हो यह को अपनी फुल स्ट्रेंथ को बाहर निकालने के लिए मजबूर कर सकता है और तभी यह अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये काफी हैरान होता है जब इसे जुई चैन के अंदर कोई भी स्पिरिट पावर फ्लक्चुएशन महसूस नहीं होती है। तो और जुई चैन को यहाँ पे देख के सन मून एम्पायर के सभी लोग दीवाने से हो गए होते हैं और युहा के इंट्रोड्यूस करने पर जुई चैन कहता है कि मैं काफी समय से तुम्हें लड़ते हुए देख रहा हूँ और लगता है कि मेरी अब जाके तलाश खत्म हो गई है और मैं असली पावर को महसूस करना चाहता हूँ। जबकि रेफरी सोचता है कि मैं इसके आंखों में जरा सा भी डर नहीं देख रहा हूँ और ये अपनी स्वॉर्ड के अलावा कुछ और नहीं सोचता है और ये एक ऐसा स्वॉर्ड मैन है जिसकी मार्शल स्पीड स्वॉर्ड ही है। और शुरुआत में ये जो स्वॉर्ड है ये बस मीटोरेट आयरन का एक ऑर्डिनरी पीस ही था, लेकिन इसने खुद ने टेम्पर करके इसे इतना ज्यादा धारदार बनाया और इससे ये यहाँ तक कि एक 7th लेवल के सोल मास्टर को भी हरा सकता है। तो देखते हैं कि आखिर हुआ यह इसका कैसे सामना करता है और इस तरफ यह भी अपनी सोल पावर को रिलीज करने लगा था और हम देखते हैं कि सभी लोग ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं इन दोनों की बैटल को देखने के लिए। और जैसे बैटल शुरू होती है तो ये दोनों ही शांति से अपनी अपनी जगह खड़े रहते हैं और अपनी अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों ही मेंटली एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी में सभी लोगों को ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे खड़े हुए देखते हैं और इस चीज को देख के ये हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये दोनों लड़ क्यों नहीं रहे हैं और देखो ये कैसे मूर्खों की तरह दोनों खड़े हैं। जबकि मेंटली युहा और जुइचेन ये दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से कॉम्बैट फाइट कर रहे होते हैं और जैसे इनका मेंटली क्लैश होता है इनमें से इतनी पावर रिलीज होती है कि जो एरिना होता है वो टूट जाता है और यहाँ तक कि रेफरी को भी पीछे हटने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे इन दोनों का रियलिटी में क्लैश होता है तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और जिंग होंग चैन कहता है कि लगता है कि जुइचेन अपनी स्वॉर्ड विंग के दम पे काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहा है और हो सके तो तुम युहा को एक मौका भी मत देना। और जुइचेन ने जो इतने सारे स्लैश अटैक किए थे इस वजह से युहा के फेस पे भी कट लगने लगे थे और ये दोनों ही अपनी अपनी पावर से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ मेंटली जुइचेन ने काफी खतरनाक तरीके से अपना स्वॉर्ड अटैक कर दिया था जिससे शुरुआत में युहा को दिक्कत होती है, लेकिन फिर ये उसे अपनी आइस में जमा देता है और इस क्लैश के बाद यह सोचता है कि जुइचेन की जो स्वॉर्ड इंटेंट है उसमें उसके पास पूरी तरीके से अपर हैंड है और ये उस पॉइंट तक पहुंच गया जहाँ पे इसकी सोल स्वॉर्ड की तरह एक्ट कर रही है, जहाँ पे ह्यूमन स्वॉर्ड एक हो जाती है। जबकि जुइचेन सोचता है कि ये एकदम बहादुर है और चलो देखते हैं कि अब ये क्या करता है। और तभी हम देखते हैं कि यह जो होता है किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करने लगता है जो कि ना ही आइस एम्प्रेस की होती है, ना ही स्काई ड्रीम की होती है और ना ही यी लाई केशी की होती है और इसे ऐसी पावर की जरूरत होती है जो कि इससे ही बिलोंग करती हो। और जैसे यह अपनी पावर को इस्तेमाल करता है तो काफी ऑरा रिलीज होता है और यह को इस तरीके से पावर को रिलीज करता देख के जुइचेन जो होता है ये भी अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगता है और ये दोनों ही अपने अपने ऑरे को रिलीज कर रहे होते हैं। और फिर हम मेंटली फाइट को देखते हैं जहाँ पे यह जो होता है काफी थक गया था और तभी जुइचेन ने काफी खतरनाक अटैक करके सामने की सारी बर्फ को तोड़ दिया था जिसे युहा ने उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए लगाई थी और फिर ये काफी खतरनाक स्लैश अटैक करता है युहा के ऊपर जिसकी वजह से युहा को काफी पीछे तक हटना पड़ता है और फिर ये तुरंत ही अपनी आईसी फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करता है और काफी खतरनाक तरीके से जुइचेन के ऊपर अटैक करने लगता है और मेंटली वाकई में ये जुइचेन को काफी बुरी तरीके से मारता है और जुइचेन को मारने के लिए इसने काफी खतरनाक पंच किया होता है जिसकी वजह से यहाँ तक कि पहाड़ भी टूट गया था। जिसके बाद जुइचेन ने अपनी स्वॉर्ड से अटैक किया होता है तो युहा ने अपने पंच से और जैसे इन दोनों को एक दूसरे का अटैक लगता है तो यहाँ पे वाकई में एरिना में काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और रियलिटी में हम देखते हैं कि जुइचेन के पीछे एक काफी बड़ा पंच का साइन बन गया होता है जबकि युहा के पीछे काफी कट लग गया था जिसके बाद ये दोनों ही रियलिटी में काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। जहाँ पे जुइचेन ने अपनी स्वॉर्ड से अटैक किया था वहीं युहा ने अपने पंच से अटैक किया था और ये दोनों वाकई में एक दूसरे से काफी ज्यादा तेज रफ्तार में लड़ रहे होते हैं और इतनी ज्यादा तेज एक दूसरे से ये लड़ रहे होते हैं कि यहाँ तक कि कोई भी इन्हें नहीं देख पा रहा होता है और किसी को भी इनके बीच में गैप नजर नहीं आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जुइचेन जो है ये काफी ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड अटैक को तैयार करता है, वहीं युहा काफी सारे स्पेल्स का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और जैसे ही जुइचेन का स्वॉर्ड इंटेंट कंप्लीट होता है और युहा का पावर अप कंप्लीट होता है तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से क्लैश अटैक
कर देते हैं और इस क्लैश के बाद ज़ुई-चेन बड़े शानदार तरीके से अपनी स्वॉर्ड को मैदान में रखता है और जैसे ये रखता है तो इसकी पावर की वजह से चारों तरफ तबाही सी आ गई होती है। इन दोनों के क्लैश की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है जिसकी वजह से सभी को दिक्कत होने लगती है। जबकि ये जो तीनों होते हैं मतलब कि ईलाई केशी, आइस एम्परर और स्काईरिम, ये तीनों ही हैरान होते हैं और इस क्लैश के बाद सभी लोगों की नजरें एरिना में ही टिकी होती हैं और हम देखते हैं कि इस क्लैश के बाद युहा को पीछे हटना पड़ता है। वहीं ज़ुई-चेन की जो स्वॉर्ड होती है वो कांप रही होती है जबकि रेफरी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इनमें से आखिर जीता कौन है और तभी हम देखते हैं कि ज़ुई-चेन के हाथों में से खून निकल के उसी स्वॉर्ड पे गिरने लगता है जबकि युहा के जो हाथ होते हैं वो अभी भी इंजर्ड नहीं हुए थे और तभी ज़ुई-चेन बताता है कि ये हार गया है और इस चीज को सुनते ही यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि सब एक बंदा कहता है कि इस फाइट में युहा ने अपने आप को पहचाना है जो कि इसे हायर लेवल तक ले जाएगा और ये वाकई में एक गिफ्टेड मॉन्स्टर है और ये वाकई में काफी दुर्भाग्य की बात है कि ये सन मून एम्पायर से नहीं है। और फिर जिंग होंगचेन कहता है कि चलो ठीक है अब इस बैटल को यहीं पे खत्म करो और इसके साथ ही ऐलान होता है कि वो युहा ने 33वीं बार जीत दर्ज कर ली है। और जैसे ये ऐलान होता है तो साइतो काफी ज्यादा खुश होने लगता है, मतलब शेरेक वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं जबकि सन मून एम्पायर वाले काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। जबकि सब साइतो जो होता है काफी सारे रेयर मटेरियल्स को इकट्ठा करके यहाँ से ले जाता है जिसके बाद हमें अकेले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइतो जो होता है ये युहा से कहता है कि लिटिल ब्रदर इस कंपटीशन में तुमने सच में अपनी असली पावर दिखाई है या आखिर शेरेक और टांगसेट क्यों फेमस है। और मुझे लगता है कि जिंग होंगचेन का सिर गुस्से से फटने वाला होगा क्योंकि उसका प्लान जो फेल हो गया। और तभी यह किसी को सामने नोटिस करता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो। और तभी यह कहता है कि नाना क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी। तो नाना कहती है कि मेरी जो ओरिजिनल सोल से सोल के एक पार्ट रिलीज हुआ था उन सभी को तुमने ही कैद कर लिया था इसलिए मुझे उन सभी को वापस लौटा दो। तो यह कहता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, वैसे भी वो तुम ही थी जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो नाना ज्योति रोते हुए कहते हैं कि यह मैं मानती हूँ कि वो मेरी गलती थी लेकिन क्या तुम वापस से मेरी सोल मुझे लौटा सकते हो क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं होना चाहती हूँ। तो यह कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी सोल को सील किया है क्योंकि मेरी जो मार्शल स्पिरिट है वो स्पिरिचुअल है और तुम्हारी सोल के अंदर स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक के ट्रेसेस भी थे जिन्हें मेरे द्वारा सप्रेस कर दिया गया था, तो चलो तुम मेरे साथ आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाना जो होती है युहा के साथ एक रूम में आ गई होती है जहाँ पे युहा सबसे पहले तो नाना को रिलैक्स होने के लिए कहता है और जैसे ही नाना रिलैक्स होती है तो युहा तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने लगता है और हम युहा के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं कि ईलाई केशी जो होता है ये अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और फिर क्या था युहा तुरंत ही उसकी फॉर्मेशन को बाहर भी एक्टिवेट कर देता है और सोल के उस पीस को युहा जो होता है अपनी थर्ड आई में से निकालने लगता है और उसे मैजिक की मदद से इससे मर्ज करने लगता है। लेकिन इस दौरान नाना को काफी बुरी बुरी चीजें याद आ रही होती हैं और इसे इस तरीके से रोता देख के युहा और साइतो ये दोनों भी काफी हैरान होते हैं और फिर युहा इससे पूछता है कि क्या इतना ज्यादा दर्द तुम्हारे दिल में छिप रखा है और क्या सच में इन सभी चीजों को तुमने एक्सपीरियंस किया है। तो नाना बताती है कि मेरी जो घोस्ट स्पिरिट है ये मुझे मेरी मॉम से मिली है जिन्हें होली स्पिरिट चर्च के द्वारा फोर्सबली कंट्रोल किया जाता था और इसलिए इन्होंने मेरे फादर को मार दिया। लेकिन जब इसकी मदर को होश आया तो उन्होंने फादर की लाश के सामने तुरंत ही अपनी भी आत्महत्या कर ली। और इस चीज को सुन के सही तो कहते हैं कि आखिर ये होली स्पिरिट कल्ट क्या है। तो नाना बताती है कि ये काफी मिस्टीरियस और टेरिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी तरीके से मिंगदू में फैल रखी है और उसके जो कोर मेंबर्स है उन्हें एल्डर्स कहा जाता है जो कि किसी भी बंदे की सोल को कैद कर सकते हैं या फिर कंट्रोल भी कर सकते हैं। और जैसे युहा और इम्प्रिजन सोल का सुनते तो ये हैरान होते हैं और नाना बताती है कि मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद होली स्पिरिट कल्ट ने उनकी सोल्स को कैद कर लिया था और उनका इस्तेमाल किया मुझे कंट्रोल करने के लिए और उन्होंने मुझे कॉलेज भेजा था स्टडी करने के लिए जिससे कि मैं ग्रेजुएट होने के बाद ऑफिशियली उन्हें ज्वाइन कर सकूं और अब मैं बस ग्रेजुएट होने ही वाली हूं और इसी वजह से मुझे अपने आप से काफी ज्यादा नफरत है जो मैं यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स के सोल्स को भी नहीं बचा सकती हूँ। तो सही तो गुस्से में कहता है कि ये लोग सच में काफी बुरे हैं और आखिर तुम कॉलेज से मदद क्यों नहीं लेती हो। तो नाना कहती है कि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने एक बार ही देखा था होली स्पिरिट चर्च को मिंगदू हॉल के अंदर एंटर करते हुए और इस चीज को सुन के यह सोचता है कि ऐसे ही किसी रहस्यमय तरीके से सिस्टर जियाओ तियाओ भी गायब हो गई थी और ऐसा करने वाला एक काफी पावरफुल इविल सोल मास्टर की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो क्या ऐसा हो सकता है ये चीज होली स्पिरिट कल्ट से रिलेटेड हो। और फिर यह नाना से कहता है कि तुम्हें हर हाल में जल्द से जल्द उन्हें रास्ते से हटाना होगा और सही तो कहता है कि क्या कुछ ऐसा है जिसमें हम तुम्हारी मदद कर सके। तो इस चीज को सुन के नाना जो होते खुश होते हुए पूछते कि क्या तुम दोनों मेरी मदद करने के लिए तैयार हो। तो ईलाई केशी कहता है कि इस मैटर को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है और यह कहता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर चलो पहले सन मून कॉलेज की यूनिफॉर्म को बदल लेते हैं जिसके बाद हम सबसे पहले मिंगदू
ब्रांच में जाएंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसके बाद हमें एक काफी ज्यादा सुनसान जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाना जो होती है लांठी लेके आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसके साथ ही साथ योहा और सईतो भी आगे बढ़ रहे थे जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। और ऐसी सुनसान जगह में नाना जो होती है अकेले बढ़ती रहती है और जब ये आगे बढ़ रही होती है तो ये मनी मन कहती है कि युहाओ क्या तुम असल में शेडोज में भी छिप सकते हो। और जब थोड़ी देर नाना आगे बढ़ती है तभी यहाँ पे एक इविल सा साइन देखने को मिलता है। तो यह बताता है कि ये मेरी सिमुलेटेड हॉर्क्रक्स है जिससे मैं कई सारी चीजों में बदल सकता हूँ और मैं बस उम्मीद करती हूँ कि मैं इसे रेड से इसकी नजरों से छिपा सकूं। जिसके बाद थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद ये लोग अपनी डेस्टिनी पे भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि होली स्पिरिट सेक्ट जो है ये काफी छोटे से ऑर्डिनरी हाउस के अंदर छिप रखा है। और फिर नाना इन लोगों को अच्छे से छिपे रहने के लिए कह के आगे बढ़ने लगती है और जैसे ये नॉक करके गेट खुलवाती है तो सबसे पहले ये कहती है कि होली लैंड अमर रहे और सेंट की जो इमोर्टल पोस्चर है वो हमेशा ही रहे। और ऐसा कहते हुए अपना बैच दिखाती है और जैसे इसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती तो इसे अंदर जाने दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसी आती तो काफी सारे सोल मास्टर किसी तरह का रिचुअल कर रहे होते हैं और इस रिचुअल के दौरान ये लोग काफी अच्छी तरीके से डांस कर रहे होते हैं। और भले ही ये डांस काफी अच्छा लग रहा था लेकिन साथ ही साथ ये ऐसा काफी ज्यादा डरावना भी लग रहा था। और इस डांस के बाद ये तुरंत ही किसी तरीके की पावर को एक्टिवेट कर देती है और इसके बाद तुरंत ही अपने हाथ में कट लगा के नीचे की फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करती है। जिसके बाद बारी बारी से सभी लोग ही अपना अपना ब्लड देखे इस अल्तार में डालने लगते हैं जिससे कि ये जो फॉर्मेशन होती है पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से ये लोग अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं और इनमें से पावर निकल के आसमान में जाने लगती है और ये लोग काफी ज्यादा तड़प रहे होते हैं। जिसके बाद वो लड़की जो थी वापिस से खड़ी होके होली लाइट को शाइन होने के लिए कहती है और फिर एक लाइट इस लड़की के ऊपर गिरने लगती है और कहती है कि और चलो अब होली स्पिरिट को अर्थ पे आने दो और लेजेंड की जो लाइट है वही अब अर्थ पे जगमगाएगी। और ऐसे ही ये लोग काफी मंत्र पढ़ने लगते हैं और इसी खतरनाक से रिचुअल के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को आगे के एपिसोड्स भी देखने हैं क्योंकि इसकी जो मांग है वो काफी आगे तक पहुंच चुकी है, तो अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो आगे के एपिसोड्स भी आ जाएंगे। और इसके साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।